नमस्कार दोस्तों। एक सवाल इस समय खड़ा हुआ है, तो क्या मोदी युग जो 2014 मई में शुरू हुआ था वो खत्म हो रहा है और अब वो 2024 तक आते आते खत्म हो जाएगा? कमोबेश इन्हीं सवालों को लेके और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे देश में तमाम संसद में, विधानसभा में, सभी जगह, सड़क पर, सब जगह काले कपड़ों में प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है, तो क्या वह विरोध नरेंद्र मोदी युग पर आखिरी कील की तरह से होगा? क्या संसद में आज जब 17 दलों ने एक साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में राहुल गांधी के खिलाफ हुई नाइंसाफी पर प्रोटेस्ट किया, लोकसभा स्पीकर तक पर काले कपड़े दिखाए, तो क्या यह संदेश है कि संसद तो अब तभी चलेगी? तो क्या यह संदेश है कि अब देश की गवर्नेंस को जवाब देना होगा? इतना आसान नहीं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय। और यह लड़ाई अब बढ़ी है और प्रियंका गांधी कमान संभालेंगी, लेफ्टिनेंट बनेंगी मल्लिकार्जुन खड़गे की, और राहुल गांधी दूसरी तरफ सड़कों पे, जेल में, सब जगह कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। तो क्या ये सारी तैयारी है? क्या जो बैंकों में घोटाले हुए हैं उन सब चीजों में, उन नरेंद्र मोदी सरकार के घोटालों पर रोज बर रोज अब नए हमले होंगे? इन्हीं सारे विषयों को लेकर आपसे आज चर्चा करूंगा। तो यह मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी युग जो है वो समाप्ति की ओर अब चल पड़ा है? इसलिए एक उदाहरण आपसे जिक्र कर लेता हूं। पिछले 1000 साल में जो स्थितियां रही हैं उसमें आप देखिए, और 1000 साल से ज्यादा की बात करें, आप याद करिए, महमूद गजनी भारत में आया था, उसने अत्याचार भी किया, सारी चीजें की, और इस देश पर उसने राज किया 59 साल। 59 साल जब ये तमाम यहां के राजे, रजवाड़े, राजपूत कहते थे कि हम ऐसे नहीं वैसे, ये सब उसके आगे साष्टांग लेट गए थे। यह एक सत्य है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, इस देश की जनता जब कायरी दिखाती है तो उस स्थिति में होता है। मोहम्मद गोरी इस देश में 33 साल शासन करके गया, 33 साल, और जाते जाते उसने अपने गुलाम को भारत की सत्ता सौंपी, और वह गुलाम वंश भी भारत में 85 साल शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश आया, खिलजी वंश ने हम पर 30 साल शासन किया। आपको याद होगा, पद्मावत आपने पढ़ी होगी, रानी पद्मिनी की कहानी पढ़ी होगी, जौहर की कहानी पढ़ी होगी। तो खिलजी ने वो किया था, और खिलजी से बड़ा शासन किसी का नहीं रहा इतिहास में हिंदुस्तान। उसका शासन रूस की सीमा से लेकर श्रीलंका तक था, चाइना तक था। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा उसका साम्राज्य था। और उसके बाद तुगलक की बात करें, जिसके तुगलकी फरमान हम लोग कहते हैं, उस तुगलक ने भी हमारे ऊपर तकरीबन 95 साल शासन किया। तो आप समझिए। और उसके बाद लोदी वंश की बात करें, लोदी वंश ने भी हम पर 75 साल शासन किया। मुगल शासनकाल हम पर 300 साल से अधिक रहा, और अंग्रेजों ने भी तकरीबन 150 साल हम पर शासन किया।
उसके बाद कांग्रेस भी हमारे देश में 49 साल सत्ता में रही है। तो आप समझिए, लेकिन सब गए एक एक करके। लेकिन इन सब में एक चीज कि कांग्रेस का शासन लोकतंत्र से स्थापित हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत, तानाशाही और कानून का राज जरूर था, लेकिन वो कानून का राज ऐसा था कि जैसे अंग्रेज चाहते थे। उसके पहले तो राजवंश थे, जो राजा ने कह दिया वो शासन होता था। अभी पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं कमोबेश वही स्थिति करने की कोशिश की जा रही जैसे राजवंश में होता था कि मोदी ने कह दिया इसलिए वो कानून है, मोदी ने कह दिया इसलिए सुप्रीम कोर्ट फैसला दे, मोदी ने कह दिया इसलिए चुनाव आयोग, तमाम सारे और संवैधानिक संस्थाएं वही बोले। और यही नहीं, लोग भी वही बोले। नेतन्याहू ने इजराइल में जब मनमानी कानून बनाने की कोशिश की, अपने आप को करने की कोशिश की, इंपोज करने की कोशिश की, एक राजा बनाने की कोशिश की, तो वहां की जनता डट गई उनके खिलाफ और पिछले 3 महीने से वो उनको घेरे हुए, सड़कों पर, उनके घर के सामने, एयरपोर्ट पर या कहीं पर भी। आप समझिए, इसमें डॉक्टर्स भी उतर पड़े, शिक्षक भी उतर पड़े और जनता उतर पड़ी है, सड़कों पर है। एयरपोर्ट से टेक ऑफ नहीं कर पा रहे हैं प्लेन। यह स्थिति इजराइल में कर दी है। और सीन देखने वाला है कि जिस तरीके से उन्होंने न्यायपालिका पर हमला किया, एक राजा बनने की कोशिश की नेतन्याहू ने, उस पर वहां की जनता सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रही है, डर नहीं रही है। ट्रेड यूनियन से लेकर सारे उतरे हुए हैं। तो यह होती है जनता, इसे जीवंतता कहते हैं, इसे कहते हैं बहादुर जनता। और हिंदुस्तान के अंदर क्या है, हिंदुस्तान के अंदर भी बात की है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से आज कायरता हो रही है वो हम सामने देख रहे हैं। एक नेता देश के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार पर बोल रहा है, और वो भ्रष्टाचार है क्या, इसको समझना पड़ेगा। जो अमृतकाल है वो असल में भ्रष्टाचार काल है। और उसमें क्या हुआ है, देश की तकरीबन 2 दर्जन से अधिक पीएसयूज, जिन्हें कहते हैं सरकारी कंपनियां, उन्हें बेच दिया गया। 2 दर्जन से अधिक, जिनसे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता था, खत्म कर दिया गया। पंडित नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें और राजीव गांधी ने उन्हें बना के तैयार किया था। उसके बाद आई सरकारों ने सिर्फ बेचने का काम किया। तो यह स्थिति है। और अब तो बिल्कुल मुहिम बन गई है कि बेच डालो, सब बेच डालो। तो वह स्थिति है। अब एक और फैसला किया गया इसमें कि एलआईसी, एसबीआई के बाद में अब पीएफ का भी पैसा अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी डूबती हुई कंपनी को बचाने के लिए आपके पीएफ का, भविष्य निधि का पैसा भी अडानी को दिया जाएगा। यह मोदी की जो मित्रता है, वह मित्रता जिस पर राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते थे, वह सामने आ रही है। राहुल गांधी ने इस लूट पर सवाल उठाया तो उन पर हमले शुरू हो गए। बैंकों में कारपोरेट की लूट चल रही है। और वो लूट की स्थिति यह है कि आप देखिए, कारपोरेट का बैंकों में जो जमा है वो 22% से भी कम है, जबकि घरेलू हमारा आपका पैसा 63% है। यानी बैंक हमारे पैसे से चल रहे हैं, कारपोरेट के पैसे से नहीं चल रहे हैं। भले ये आपको दिखाया जाता है कारपोरेट कारपोरेट, कारपोरेट नहीं चला रहा है, कारपोरेट उतनी नौकरी भी नहीं दे रहा है। अदानी जैसे लोग दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे बड़े रईस हो जाते हैं, नौकरी देते हैं हिंदुस्तान के लोगों को पक्की 13,000 और टोटल 23,000। समझिए, जबकि उनसे बहुत कम पे जो लोग हैं, तमाम कारपोरेट घराने, वो ज्यादा नौकरी दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं उनका योगदान देश में नहीं, और उनका कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई धंधा नहीं है। उनका धंधा है
सिर्फ सरकार से लूटो और उस लूट को अपनी पूंजी बना लो। जितने धंधे हैं वो दूसरे पर डिपेंड है। अभी हाल के दिनों में ही उन्होंने बस 2 फैक्ट्रियां खरीदी हैं, इसके अलावा तो बस ट्रेडिंग करते हैं या सरकार बेचते हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, इसके अलावा दूसरे और तमाम सारे पीएसयूज, तमाम ठेके पट्टे, तमाम दूसरी चीजें, और वो भी चलाते किसके बूते हैं? बैंकों के लोन के बूते। तो यह लूट है, या फिर काला धन आता है जो सेल कंपनियों से। राहुल गांधी ने इसी पर सवाल पूछा कि वो 20,000 करोड़ किसके हैं जो डूबते हुए अडानी की कंपनियों में, सेल कंपनियों के जरिए लगाए गए, वो पैसे किसके हैं? मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए किसका है? और राहुल गांधी ने इसका इशारा भी दे दिया कि मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है, यानी पैसे किसके हैं आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है। इसके बाद आप समझिए जो हालत हो गई है देश की, बैंकों में 16,000 विलफुल डिफॉल्टर है, जो चाहे मतलब जो दे सकते हैं पैसा लेकिन वो अदा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, और इस तरीके से उनके पास लाखों करोड़ रुपए बैंक का है। और ये बिल्कुल डिफॉल्टर जो हैं, उनकी जब कंपनी को वो किया जाएगा तो उन्होंने तो सब बेच खाया है, सब बर्बाद कर दिया है। तो यदि उन्हें 100 रुपया दिया गया है तो वसूली 10 रुपए की भी मुश्किल से हो पाएगी, यानी 90 रुपया आपका डूबेगा। डूबेगा किसका? 63% वाले का। मुनाफा कमाया उन 16,000। भारत सरकार पहले ही बता चुकी है, पार्लियामेंट में बता चुकी है, सिर्फ 5 साल में उसने 10 लाख लोगों का कर्ज माफ कर दिया, यानी बट्टे खाते में डाल के माफ कर दिया, यानी बुक को साफ कर दिया। तो आप समझ लीजिए। और यही डिफॉल्टर कोविड के पहले यदि बात करेंगे, कोरोना के पहले, तो 10,000 थे और अब 16,000। तो इसलिए जब आप ये सवाल करेंगे क्या कांग्रेस के समय में नहीं थे, तो नहीं, कांग्रेस के समय में इसके 1/4 थे। इससे आप समझिए, यानी 4,000 के से भी कम थे। तो 4,000 से कम थे, लेकिन सरकार ने उनके माफ नहीं किए, उनसे कहा वसूली हो, कुछ की हुई कुछ की नहीं हुई, जो भी है, लेकिन बड़ा हल्का सा अमाउंट। आज क्या स्थिति? 10 लाख करोड़ माफ करने के बाद भी लगातार चल रहा है। पूरे 8 साल का देखेंगे तो 8 साल में तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा चुका है, जो हमारा टोटल बजट का आधा है। ये समझिए। अब जब बुक को साफ करने के लिए जो आरबीआई की रिपोर्ट है, ये सब मैं आरबीआई के डाटे से बता रहा हूं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि अब हमारे यहां एनपीए बड़ा कम हो गया है, यानी जो डिफॉल्टर्स हैं वो कम हो गए। तो कहते हैं 5.4% रह गए, लेकिन यह सच नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो डिफॉल्टर थे उनका आपने 10 लाख करोड़ 5 साल में माफ कर दिया, और टोटल 9 साल में आपने उनका तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया। तो जिनका 16 लाख करोड़ रुपया आपने माफ कर दिया है, वो पैसा तो उसमें बुक में दिखाई नहीं देगा, तो उसके बाद वाला दिखाई देगा, यानी उसके बाद इतना बढ़ गया है 5.4%, जब आपने एक बार बिल्कुल साफ कर दिया। तो यह स्थिति तो यानी बहुत विभत्स स्थिति है। और टोटल 33 लाख करोड़ रुपए का है कॉर्पोरेट सेक्टर का जो फंसा हुआ है, 33 लाख करोड़। और भारत का बजट इस साल 40 लाख करोड़ हुआ है, और वो भी 40 लाख आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, अलग बात। तो आप समझ सकते हैं कोर सेक्टर्स पूरे लगातार बर्बादी में जा रहे हैं, कोई भी प्लस में नहीं है। यह स्थिति है। शेयर बाजार में चंद महीनों में 15 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। 15 लाख करोड़ रुपया। दुनिया के जब शेयर बाजार ऊपर बढ़ रहे हैं तो भारत का शेयर बाजार निगेटिव में जा रहा है। भारत के शेयर बाजार में जो मार्केट पूंजी है, बाजार पूंजी है, वो घटी है और दुनिया में बढ़ी है। तो यह समझिए विदेशी निवेशकों ने भारत से पैसा निकाल लिया है। क्रिप्टो करेंसी जो
पूरी इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे खतरा है, उसे भारत सरकार ने बैकडोर एंट्री दे दी है। तो यह तरीका है। और जब यह हालत हो रही हो तो राहुल गांधी ही अकेले इस पर सवाल उठाते हैं, कोई और नहीं उठाता है। इसके बाद आप समझिए, भारत सरकार में जो विधि आयोग है वो सिफारिश करता है कि आप जो कोई एक नियम से काम करने के लिए रिश्वत लेता है तो उसे घूस ना माना जाए। मतलब आप समझिए कि आप घूस लीजिए, आप फाइल फंसाए रखिए नियम के काम की, जब पैसे दोगे तब फाइल आगे बढ़ेगी। तो यह स्थिति है, यह विधि आयोग सिफारिश कर रहा है। यह अमृत काल है कि रिश्वतखोरी को नियमित कर दीजिए, कानून बना दिए, उसे खत्म करेगा कि हां रिश्वत लेना बिल्कुल ठीक है। तो यह स्थिति है। और जब इन पर सवाल उठते हैं तो दर्द होता है। तो राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों को उठाया, और जब इन सवालों को उठाया तो सरकार घबरा गई और उन्हें संसद से बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। कल उसने सत्याग्रह किया, और वो सत्याग्रह राजघाट पर गांधी जी की समाधि पर भी हुआ और देश भर में हुआ। और उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी सारी विधानसभाओं में और देश की संसद में काले कपड़ों के साथ कर रही है, विरोध कर रही है। और इस विरोध में सड़क पर भी विरोध है। युवक कांग्रेस सड़क पर विरोध कर रहा है, तो संसद में विरोध कर रहे हैं सारे सांसद, और उनका साथ दे रहे हैं 17 विपक्षी दल। 17 विपक्षी दल। इससे आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। गिरी बंद करो, लोकतंत्र का हत्या बंद करो, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय, मोदी अडानी बाय बाय। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसको लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी को गलत तरीके से निकाला गया, सजा सुनाई गई, सब किया गया, इसको लेकर दुनिया भर के मीडिया ने राहुल गांधी को एक विक्टिम के तौर पे बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कहा है कि राहुल को अयोग्य घोषित कर मोदी के शीर्ष प्रतिद्वंदी को निष्कासित किया गया है। राहुल ने 4 साल पहले मोदी को चुनौती दी थी। उन्होंने मोदी को भारत के बहुसमुदाय की परंपराओं को खत्म करने और कट्टरवादी हिंदुत्व का नेता बताया था, जो लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। और इसलिए उनका सपना पूरा कर दिया उनके लोगों ने, सजा सुनवाकर, और फिर संसद से बाहर। यह मामला राहुल और कांग्रेस को सालों के कानूनी पचड़े में फंसाने के लिए है, और मोदी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने के लिए है। तो इसके लिए विरोध की कोई भी आवाज हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करना मोदी का है। तो यह स्थिति यह कहता है, द गार्जियन कहता है, भाजपा कांग्रेस से असुरक्षित महसूस करती है और सरकार मोदी की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाजपा राहुल को बच्चे और अपरिपक्व नेता के रूप में पेश करती है, मगर राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से उनके व्यक्तित्व और परिपक्वता के साथ ही विश्वसनीयता भी बढ़ी है।
और हालत यह है कि भारत की संसद में 539, फिर सुन लीजिए, 539 सांसद में से 233 पर आपराधिक मुकदमे हैं और कई पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, मगर राहुल गांधी को एक मानहानि के केस में फंसाकर अयोग्य करार दिया गया। यह सवाल है। तो यह समझिए, वाशिंगटन पोस्ट ने भी इसको लेकर के कहा है, रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल ने भी, आरएफआई ने भी इसको लेकर के कहा है और कहा है कि मामला मोदी के गृह प्रदेश में मुख्य विरोधियों के खिलाफ हमले के तौर पर किया गया है। राहुल को निडर होकर बोलने के कारण इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। मोदी सरकार आलोचक विरोधी दल को नेताओं पर कार्रवाई के लिए पहचान बना चुकी है। अल जजीरा ने भी इसी को लेकर कहा है कि राहुल कांग्रेस का लोकप्रिय चेहरा है और भारत के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक परिवार से आते हैं। उन्होंने मोदी के चुनावी रथ को चुनौती दे दी थी, इसलिए उनको इस तरह लांछित किया गया है, फंसाया गया है। तो ये समझ सकते हैं। तो यह अमृतकाल चल रहा है और इस अमृतकाल को आप समझ सकते हैं। तो जब इस अमृतकाल की बात हो रही हो तो आपको ये समझना पड़ेगा इस अमृतकाल में और क्या होता है। आज जब प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के विधायक, गुजरात में 17 विधायक हैं केवल, तो उसमें से 16 को सस्पेंड कर दिया गया प्रदर्शन करने पे। काले कपड़े पहन के आए थे इस बात पे कि ये नाइंसाफी हुई है, ये गलत हुआ है, इस बात पे ये किया जा रहा है। तो इस तरह लोकतंत्र को मारा जा रहा है। वहीं देखिए, भले कोई खड़ा हो ना हो, इजराइल में वहां की जनता खड़ी और यहां हम कायर बन के खड़े। तो जब कायर बन के खड़े हो तो आप समझिए वहां पर जनता खड़ी है, पत्रकार खड़े हैं, सब खड़े हैं। और यहां क्या हो रहा है, मीडिया नौकर बन के खड़ा है, सरकार के नौकर की तरह से भूमिका अदा करता है, चरण चुंबक बन के खड़ा होता है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा हो और आप चुप हैं। आप सरकार की बड़ाई करने में व्यस्त हैं, आप फालतू की चीजें करने में व्यस्त हैं। तो आप समझिए, इसको लेकर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने अपने एक उसमें कहा कि हम बंद लिफाफे कल्चर को वो नहीं कर रहे हैं। तो आप समझिए, जब उन्होंने बंद लिफाफे का जिक्र किया तो बंद लिफाफे वाली बात से नरेंद्र मोदी सरकार डरती है। We have had the privilege of the presence of the Honorable Chief Justice, and there is absolutely nothing in sealed cover. Derek O'Brien, wonderful to have you here. Thank you. This is a vote of thanks, but in the times we live in, I want to say that there'll be no vote. There'll be just thanks here. First and foremost, thank you, Chief Justice Chandrachud. Your vision for a free media and your notes of caution affirm our faith that the Supreme Court will remain, to borrow a metaphor you used in your recent speech, the North Star. The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light. क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बंद लिफाफे का कल्चर था उसे खत्म करने का किया। उन्होंने लोकतंत्र और मीडिया में ईमानदारी और पारदर्शिता की बात की, उन्होंने न्यायपालिका में पारदर्शिता की बात की और उन्होंने अपने 100 दिनों में अमूलचूल परिवर्तन कर दिए। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में कुछ छिपा नहीं रहेगा, सब ओपन होगा और वहां की कार्रवाई भी ओपन हो।
उन्होंने तमाम गोपनीय रिपोर्टों को भी सार्वजनिक कर दिया और इतने बड़े जो रचनात्मक सुधार उन्होंने करने पे कदम उठाया, उससे सरकार हिल गई है और उन्होंने मेरिट पर फैसला करने की बात करी, इससे सरकार हिल गई है। तो इसलिए अब वो न्यायपालिका पर भी हमला करती है। यानी देखिए, विपक्ष के नेता जो सबसे ज्यादा उन्हें घेर रहे थे, राहुल गांधी, उन पर हमला करती है। साथ ही कानून मंत्री समेत तमाम मंत्रियों को लगा रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर हमला करें। और उसके बाद उसने लगा रखा है तमाम अपनी ट्रोल आर्मी को और झूठ को, जो झूठ फैलाए। और ऐसा ही एक झूठ फैलाते हैं कौन? राज्यसभा सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सुधांशु त्रिवेदी। वो कहते हैं कि कांग्रेस के किस नेता ने जान दी है, बड़े नेता, अध्यक्ष की बात कर रहे थे, बड़े नेताओं की बात कर रहे थे, तो भूल जाते हैं कि कांग्रेस परिवार में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के लोगों ने, 1 दर्जन से अधिक लोगों ने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी दिए हैं, जेल भी काटी है, सब कुछ काटा है। मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती से कहता हूं कि वो एक कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता बताएं जिसने अंग्रेजों के जमाने में जिसका खून बहा हो, जो अंग्रेज की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, अंग्रेजों के समय में फांसी चढ़ा हो। नंबर 3, अंग्रेजों के समय में काला पानी गया हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनको छोड़ दें तो जिसने लाठियां भी सही हों। हाँ, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण सुमधुर संबंध के चलते हुए बड़ी सहजता के साथ, जलवाए जलाल के साथ, पूरे जमाल के साथ वो रहते थे। तो वो बता दें। कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता बहुत से लोग जाते थे, उनके साथ हुआ होगा। मैंने कहा उस स्तर का कोई व्यक्ति बता दे। और कांग्रेस के अध्यक्ष ही थे लाला लाजपत राय, जिन्हें अंग्रेजों ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना आजाद हो, महात्मा गांधी हो, सब ने जेल काटा है और सब ने कष्ट सहे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो आप इससे समझ सकते हैं इस तरह की स्थिति है। तो जब झूठ बोला जाता है तो किसी के लिए बोला जाता है? कांग्रेस ने ही आजादी की लड़ाई लड़ी और उसने ही देश को आजाद कराया, और ये झूठ पसारते हैं। इससे आप समझे। तो झूठ और सच का अंतर करिए, नहीं तो आप फंस के देश बर्बाद करेंगे और कायरों की तरह बैठे रहेंगे, क्योंकि कायरों की इस देश को अब जरूरत नहीं। इजराइल से सीखिए, बार बार सीखिए। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।